Good morning, everyone. Hope you are having a good time. Today, we are going to start our first class of class 12th, and we are starting from the chapter number 2, The Diamond Necklace. It is written by G.D. Maupassant. First, we should know a little about the author. Guy de Maupassant was born in 1850 and his lifespan was up to 1893. He was a popular, famous 19th century French writer. He lived a short but eventful and productive life. Basically, his theme was pessimistic. And he wrote very much about the behavior of the upper class and the fashionable life of Paris. This story, this piece of work, Diamond Necklace, is so fine. It shows the greediness, the high ambition, the temptation of human. How the person, the human, cannot resist it. This story is about the irony of the fate and life of a woman who, in order to show her off as a lady, borrows a diamond necklace from her friend, and in the end, after long tribulations, finds that it was artificial. How she suffered, how her life was after the necklace was lost. This is the central theme of the story. ये स्टोरी कहती है कि young girls who sometimes are born as if by a slip of fate, means beautiful women. Actually, beauty is considered as the grace of God, means in our country, and all over the world, in the whole world, it is taken as if you are beautiful, if you are good looking, it is a grace of God. And sometimes by a slip of fate, as happens in this chapter, this beautiful young lady takes birth in a family of a clerk. ये सुंदर खूबसूरत वुमन का जन्म एक छोटी मिडिल क्लास क्लर्क फैमिली में होता है. उसके पास ना तो कोई डाउरी थी, ना कोई एक्सपेक्टेशन, और ना ही कोई वेल नोन उसकी पहचान थी. वो एक बहुत ही आम घर में आम लड़की की तरह पैदा हुई, पर उसकी ब्यूटी, इट वॉज मार्वलस, इट वॉज प्रेज्ड बाय ऑल. वो चाहती तो थी कि उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही रेप्यूटेटेड और वेल ऑफ फैमिली में हो, पर चूंकि वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी, इसलिए उसे एक क्लर्क लाइफ पार्टनर ही मिला, एंड हर बेटर ऑफ वॉज अ क्लर्क. वो बहुत अच्छी ड्रेसेस पहनना चाहती थी, पर शी कुड नॉट बिकॉज शी हैड नो मनी. शी वॉज अनहैप्पी एज इफ शी हैड रियली फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन. और वो अपनी लाइफ की इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इस तरह से लेती थी, इस तरह से दुखी होती थी, जैसे वो एक बहुत ही अमीर फैमिली की हो और वो अचानक एक गरीब लाइफ जीने के लिए मजबूर हो गई. जबकि वो बचपन से, फ्रॉम हर चाइल्डहुड, सिंस हर चाइल्डहुड, शी वॉज फीलिंग द सेम, शी वॉज हैविंग द सेम काइंड ऑफ लग्जरीज, और आई शुड से सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ. उसके रैंक की, यानी एक मिडिल क्लास की दूसरी कोई लेडी इतनी शायद परेशान नहीं होती जितनी हमारी इस डायमंड नेकलेस स्टोरी की मेन कैरेक्टर वो लड़की होती है. इसका नाम मैथिलाइड है. शी सफर्ड सीजलेसली, वो लगातार अपनी गरीबी या पैसों की कमी से लगातार परेशान होती है, दुखी होती है. एंड शी थिंक्स एज इफ शी इज बॉर्न टू एंजॉय ऑल द डेलिकेसीज ऑफ लाइफ. वो सोचती है कि शायद वो खूबसूरत है तो वो शायद दुनिया की सारी सुविधाओं को लेने के लिए
उस सारे कंफर्ट में जीने के लिए पैदा हुई है, पर ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुखी होती थी। अब चूंकि उसे लाइफ पार्टनर भी उसके रैंक, उसके कास्ट, उसके लेवल का मिला, जबकि उसने शायद कभी सोचा होगा कि जो लाइफ उसे अपने फादर के घर पे नहीं मिली, शायद अपने हस्बैंड, अपने लाइफ पार्टनर के यहाँ मिलेगी। पर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली शी मैरिड टू अ क्लर्क जिसका नाम था लॉयसन। तो हमारे इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक मैथलेट एंड सेकंड उसका हस्बैंड लॉयसन। शी हैड नो गाउन्स, नो ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट। उसको सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत लगाव था, बहुत अटैचमेंट। उसके पास ना तो अच्छे गाउन्स, ना अच्छी ज्वेलरी और इस तरह का कुछ भी नहीं था, और वो हमेशा इसके लिए पागल रहती थी। She would have liked so much to please, to be envied, to be charming and to be sought after. वो चाहती थी हमेशा सब उसकी प्रशंसा करें, उसकी ब्यूटी की, उसकी ग्रेस की तारीफ करें, पर ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं था। उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी एक लिटिल स्कूलमेट जो कि काफ़ी रिच थी, पर वो उससे अब मिलने जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी रिचनेस, उसकी एमिनिटीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ देखकर अंदर ही अंदर जेलस और डिस्करेज्ड फील करती थी, एंड शी वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विद हर ओन लाइफ। एक रात उसका हस्बैंड घर आता है और हाथ में उसके एक एनवेलप है। वो कहता है अपनी वाइफ से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। वो कहता है कि ये एक इनविटेशन है बाल पार्टी का, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, और ये मौका बहुत ही कम क्लर्क रैंक के लोगों को मिलता है, पर हमें वहाँ जाने का मौका मिला है, तो तुम तैयार रहना, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन इस इनविटेशन से खुश होने की बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने होप किया था कि जब वो अपनी वाइफ को ये खुशी की खबर देगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। इट वॉज क्वाइट अपोजिट। वो बिल्कुल भी डिलाइटेड, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि वो इस चीज़ से दुखी हो गई कि वहाँ जाने के लिए उसके पास ना तो अच्छी ड्रेस है, ना अच्छी ज्वेलरी। उसने कहा कि जाकर इस इनविटेशन को किसी और को दे दो, शायद वो वहाँ जाकर ज़्यादा खुश होंगे। पहले उसने सोचा था कि his wife would be happy, but he was very sad after seeing his wife's face. She was not happy at all. उसके इस बहुत ही हार्श रिप्लाई को सुनकर उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम क्यों इस पार्टी में नहीं जाना चाहती? हम जैसे क्लर्क रैंक के लोगों को इस पार्टी में जाने का मौका मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है, वरना उन्होंने सिर्फ हाई रैंक के लोगों को ही वहां इनवाइट किया है। उसने कहा, आई हैव नो गाउन, देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू दिस बॉल। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर इक्विप्ड देन आई एम। तुम उस क्लर्क की वाइफ को दे दो जिसके पास मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े होंगे, पहनने के लिए ज्वेलरीज होंगी, वो शायद वहाँ पार्टी में जाकर ज़्यादा खुश होंगी। इस बात को सुनकर उसका हस्बैंड, ही वॉज इन डिस्पेयर, वो काफ़ी निराश हो गया। फाइनली उसने अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, सिंस ही वॉज अ गुड हस्बैंड एंड ही ऑलवेज केयर्स फॉर हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम्हें जो ड्रेस वहाँ पहनने के लिए चाहिए, हाउ मच वुड इट कॉस्ट? वो लगभग कितने की पड़ेगी, कितने की आएगी, जो तुम इस ओकेजन पर पहन सको। पहले कुछ सेकंड्स तक उसने कैलकुलेशन किया और उसने कोई ऐसा फिगर, ऐसी डिजिट सोची कि जिसे सुनकर उसका हस्बैंड तुरंत ही नो में रिप्लाई करे और उसका जाना कैंसिल हो जाए। फाइनली उसने हेजिटेट करके, हिचकिचाते हुए एक फिगर, एक अमाउंट बताया और उसने कहा कि आई कैन मैनेज विथ 400 फ्रैंक्स।
400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स में मैं शायद एक अच्छी ड्रेस खरीद सकूंगी उस पार्टी में जाने लायक। पहले तो इस बड़े अमाउंट को सुनकर उसके हस्बैंड का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसने लगभग इतना ही रुपया अपने लिए एक गन खरीदने को बचाया हुआ था और उसका प्लान था कि वो नेक्स्ट समर, अगली गर्मी में शिकार पर जाएगा। लेकिन अब चूंकि उसकी वाइफ को उस ड्रेस की ज़रूरत थी, उसने अपना ये ड्रीम, अपनी ये विश छोड़ दी और उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए ऐसी एक ड्रेस खरीद लेंगे। बट स्टिल हिज वाइफ वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी वॉज वेरी एम्बिशियस लेडी, शी वॉन्टेड एवरीथिंग इन हर लाइफ। उसका हस्बैंड इतना अच्छा था, पर इस चीज़ की कीमत उसे उस वक्त तक मालूम नहीं हुई। उसे ह्यूमन गुडनेस का कोई वैल्यू नहीं था। सारी वैल्यू वो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की करती थी। और उसने अपने हस्बैंड से कहा कि इस गाउन से भी मेरा कोई काम नहीं होगा, बिकॉज उसको मैच करती हुई उतनी प्रीशियस, उतनी शानदार मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स का यूज़ करके अपने आप को उस पार्टी के लिए तैयार कर सकती हो। इस समय फ्लावर्स फैशन में भी हैं, वो तुम्हारे ऊपर अच्छे लगेंगे। बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। शी सैड दैट आई डोंट वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू लुक पुअर इन द पार्टी। मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहती इतनी अच्छी गाउन, इतनी महंगी गाउन पर कुछ फूलों को नेचुरल फ्लावर्स से सजा के। मैं अपने आप को पुअर लेडी प्रूफ नहीं करना चाहती उस रैंक की, उस शानदार पार्टी में। उसका हस्बैंड थोड़े से गुस्से में चिल्लाया, हाउ स्टूपिड यू आर, कितनी मूर्ख हो तुम एक काम करो। चूंकि वो अपनी वाइफ को दुखी नहीं करना चाहता था, उसने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, ये हमारा तीसरा कैरेक्टर है, मैडम फॉरेस्टियर, उसके पास जाकर क्यों नहीं तुम एक ज्वेल उससे उधार ले लेती जो तुम्हारी ड्रेस को मैच करे, और इस तरह से तुम्हें पार्टी में जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें इनविटेशन को रिफ्यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो उसके पास जाती है। हस्बैंड का ये आइडिया उसे काफ़ी पसंद आता है और वो सोचती है कि ये बात मैंने क्यों नहीं सोची। नेक्स्ट डे वो अपने उस फ्रेंड के यहाँ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें एक छोटी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए। शी सॉ सम ब्रेसलेट्स, उसके कुछ ब्रेसलेट वगैरह देखती है, उसके ज्वेल्स देखती है, उसे बताती है अपनी सारी कंडीशन। उससे कहती है कि आई नीड टू बोरो सम ज्वेल्स, सम ज्वेलरीज फ्रॉम यू। उसकी वो फ्रेंड बिल्कुल बिना हेजिटेशन के उसे सारी ज्वेलरीज देने को तैयार हो जाती है। उससे कहती है कि ये मेरी सारी ज्वेलरीज को तुम देख लो, इसमें से तुम्हें जो सूट करे यू कैन टेक दैट। अचानक उसकी नज़र एक ब्लैक सेटिन बॉक्स पर जाती है। उसे सारी ज्वेलरीज पसंद आ रही थी, वो सोच रही थी कि काश ये सारी मेरी होती, पर उसे कुछ ही उसमें से चूज़ करना था। उसकी नज़र जब एक ब्लैक सेटिन बॉक्स पर जाती है और देखती है कि उसमें इट कंटेन्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, उसमें एक सुपर्ब, एक बहुत ही शानदार उसके गाउन को मैच करने वाला डायमंड नेकलेस वहाँ पर है। उसका हार्ट स्टार्टेड थ्रॉबिंग, उसका मन, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका मन करता है कि काश ये डायमंड नेकलेस मेरा होता। वो उससे कहती है, कांपते हुए हाथों से उसे उठाती है, अपने गले पर पहनकर देखती है और खुद को मिरर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अचानक थोड़े से डाउट के साथ वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि कैन आई टेक दिस वन, और उसकी फ्रेंड बिना किसी हिचकिचाहट के वो कहती है यस माय डियर यू कैन टेक दिस वन इफ़ यू विश टू। अचानक वो सडनली शी वॉज एट द सेवंथ स्काई, वो बहुत खुश हो जाती है। द नाइट ऑफ बाल अराइव्ड, फाइनली वो पार्टी, उस बाल पार्टी का दिन आता है। मैडम लॉयसल जो है वो बहुत सक्सेसफुल फील कर रही है क्योंकि उसके पसंद की ड्रेस और उससे मैच करती हुई ज्वेलरी दोनों उसके पास है। वो बहुत ही खुशी से, बहुत स्माइलिंग फेस के साथ उस पार्टी में जाती है। सारे लोग उसे देखते हैं, उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। वो बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है एंड एवरीबॉडी वॉज अप्रिशिएटिंग हर ब्यूटी। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर जिसने उस पार्टी को थ्रो किया था वो भी उसे प्रेस करता है, उसे अप्रिशिएट करता है
ये चीज़ से वो बहुत फ्लैटर हो जाती है, वो बहुत खुशी से नाचती है और खुशी से भरी होती है। ऐसा लगता है जैसे क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस उसके ऊपर आकर बरस गया है। वो बाल पार्टी लगभग अगले दिन सुबह 4 बजे तक चलती है। उसका हस्बैंड ज़्यादा देर पार्टी में नहीं रहता और ऊपर जाकर एक छोटे से किसी कमरे में आराम करने लगता है, जहां उसी की तरह 2-3 जेंटलमैन और वहीं आराम कर रहे होते हैं। वो पार्टी सुबह 4 बजे तक चलती है। जब वो पार्टी खत्म होती है, दे रैप्स देमसेल्फ, अब वो घर जाने के लिए तैयार होते हैं। वो सोचती है कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ, क्योंकि बाहर सर्दी है और सब लेडीज़ के पास बहुत अच्छे ब्यूटीफुल चमकदार रैप्स हैं खुद को कवर करने के लिए, पर मेरे पास नहीं है और वो ये नहीं दिखाना चाहती किसी को। तो वो जाती है और सबसे आगे निकल जाना चाहती है। अब वो सोचती है कि बाहर बहुत सर्दी है, तो हम क्यों ना एक कैब बुला लें। कैब वहाँ से निकलती है पर वो रुकती नहीं। When they reached the street, they could not find a carriage and began to look for one, shouting after the cabman passing at a distance. वो दूर से एक डिस्टेंस से निकलता है, उसे वो चिल्लाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है। At last they found on the quay one of those ancient night cabs. उन्हें एक पुरानी सी नाइट कैब मिलती है। हालांकि अब अंधेरे में उन्हें कोई देख नहीं सकता कि उन्होंने किस तरह की गाड़ी घर जाने के लिए ली है। It took them to their dwelling in and sadly they mounted to steer to their flat. अब वो वापस अपने घर पहुंच गई है, लेकिन बहुत ही दुखी मन से वो अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रही है, क्योंकि अभी तक उसके दिमाग में उस पार्टी की चमक दमक वहाँ उसके दिमाग से गई नहीं है। She is still enchanted. She removed her wraps before the glass. कांच के सामने जाकर, आईने के सामने जाकर वो अपने रैप्स को हटाती है और उससे पहले एक बार और सारा ड्रेस हटाने से पहले वो एक बार और अपने आप को उस शानदार ड्रेस में, उस ज्वेलरी में देखना चाहती है। वो सोचती है कि एक बार और मैं अपने आप को इस एलिगेंट वे में देख लूँ, पर अचानक टू हर सरप्राइज, टू हर ग्रेट वंडर, वो देखती है कि उसका वो नेकलेस जो उसने अपनी फ्रेंड से उधार लिया था वो गायब हो जाता है। वो एकदम घबरा जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या उस पार्टी में वो तुम्हारे गले में था? वो कहती है यस, इट वॉज देयर, पर अब वो कहीं नहीं है। वो चारों तरफ उसे खोजते हैं। वैसे तो दे वर वेरी स्लीपी, दे वर फीलिंग वेरी स्लीपी, पर उनकी सारी नींद भाग जाती है। दे वर वेरी स्केयर्ड, क्योंकि अगर उसके फ्रेंड का वो नेकलेस टाइम पर वापस नहीं किया गया तो शायद वो उसे चोर समझ सकते हैं, या समझ सकती है कि उन्होंने उस नेकलेस को चोरी कर लिया। अब उसका हस्बैंड, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है, वो सोचता है कि अब मैं सारे रूट पर जहाँ से हम आए हैं वापस जाऊँगा एंड आई विल सर्च फॉर द नेकलेस। मैं उस नेकलेस को ढूंढूंगा। बिना रुके वो सारी रात उस नेकलेस को ढूंढता है, लेकिन फाइनली उदास मन से, दुखी मन से वो वापस लौटता है, बिकॉज ही फाउंड दैट नेकलेस नोवेयर। उसे वो नेकलेस कहीं नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब एक ही रास्ता है। लॉयसेल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक काम करो, एक छोटा सा नोट अपनी फ्रेंड को लिखो और बोलो कि उस नेकलेस का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया है, जिसे रिपेयर करवाने के लिए हमने एक शॉप पर दिया है। हम जल्द ही तुम्हें वो नेकलेस वापस कर देंगे। कहानी आगे बढ़ती है। अब वो उसी के जैसा एक दूसरा नेकलेस ढूंढने की तलाश में जुट जाते हैं। फाइनली दे फाउंड इट इन अ शॉप एट पैलेसेस रॉयल, अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स दैट सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन। वो पिछले डायमंड जैसे, नेकलेस जैसा बिल्कुल दिखाई देता है, पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इट वॉज वर्थ ऑफ 40,000 फ्रैंक्स। वो लगभग 40,000 फ्रैंक्स का है। और since they belong to a middle class family, they cannot afford to buy it. पर फाइनली उन्हें वो खरीदना पड़ता है। वो बहुत बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग के बाद 36,000 में बात पक्की होती है कि 36,000 फ्रैंक्स में वो शॉपकीपर, वो ज्वेलर उन्हें वो उधार दे देगा। और वो ये भी कहते हैं कि इन केस we find the previous necklace back, we found it somewhere, then you must return it.
अगर हमें वो पिछला नेकलेस कहीं मिल जाता है तो तुम इसे कम से कम 34,000 फ्रैंक्स में वापस कर लोगे, मतलब हमसे नेकलेस वापस लेकर हमें 34,000 फ्रैंक्स वापस कर दोगे। इस बात पर बात पक्की होती है, वो उसे खरीद लेते हैं और मिस उसके फ्रेंड को वो नेकलेस वापस कर देती है। अब उनकी लाइफ की असली मिजरी, उनका असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ वहाँ से उधार लिए हुए सारे पैसे चुकाने हैं। उनकी लाइफ की सारी लग्जरीज छिन जाती हैं। कभी वो किसी के यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करता है, वो क्लर्क, कभी वो किसी उधार देने वाले से हाई इंटरेस्ट पर पैसे उधार लेता है। एंड दे कॉम्प्रोमाइज्ड ऑल द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, रिस्क्ड साइनिंग अ नोट विदाउट इवन नोइंग वेदर ही कुड मीट इट। कई बार वो ऐसे ऐसे कागज़ों पर साइन कर देता है ब्याज से पैसे लेने के लिए जो बहुत ही रिस्की हैं, पर ही हैड नो वे लेफ्ट, दैट्स व्हाई ही डिड इट। उसे किसी भी तरह उस पैसे को चुकाना है। अब उन्हें अपना अच्छा घर छोड़ना पड़ता है। उनके सारे डोमेस्टिक हेल्प मीन्स उनके सारे नौकर चाकर वगैरह जो भी उनके पास एक दो थे, वो सारे उन्हें छोड़ने पड़ते हैं। वो एक सस्ते से फ्लैट में रहने लगते हैं और वहाँ पर उस लेडी को सारा काम, मैथलाइट को सारा काम खुद करना पड़ता है, बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। नाउ शी न्यू द हॉरेबल एग्जिस्टेंस ऑफ द नीडी। अब वो समझती है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत क्या होती है और लाइफ के सर्वाइव के लिए बेसिक चीज़ें क्या होती हैं और इनको कमाना क्या होता है। शी बोर हर पार्ट विथ सडन हेरोइज्म। वो काफ़ी हिम्मत जुटाती है और सारा स्ट्रगल अपने पति के साथ करती है ताकि जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, दे कैन पे ऑफ द डेट। दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट, दे लीव ऑल द कंफर्ट ऑफ देयर लाइफ, बट दे ट्राई टू पे इट ऑफ। अभी कुछ समय बाद वो धीरे धीरे अपना डेट चुकाते हैं और इस तरह इस परेशानी में 10 साल निकल जाते हैं। 10 years it took to completely pay it off। जब बहुत सारा समय निकल जाता है, उसकी सारी फिजिकल ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। शी हैज़ रिंकल्स ऑन हर फेस, उसके चेहरों पर झुर्रियाँ हैं, वो कमज़ोर हो गई है। शी लुक्स पेल, शी लुक्स सैबी, बट शी हैज़ टू डू इट। एक दिन फाइनली जब वो सारे उस कर्जे से फ्री हो जाते हैं, तब वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड को ये सारी चीज़ बता दूँ। एंड वन डे वाइल रोमिंग इन अ गार्डन इन अ प्लेस, वो देखती है कि उसकी वही फ्रेंड उस रोड से आ रही है। वो उसे रोकती है और उसे सारा हाल बताती है, वॉट शी हैज़ गॉन थ्रू। एंड टू हर ग्रेट सरप्राइज शी केम टू नो दैट द नेकलेस जिसके लिए उन्होंने अपने 10 साल खराब किए, वो नेकलेस जो उसने अपने फ्रेंड से उधार लिया था उस गाउन को मैच करने के लिए, उस पार्टी में चमकने के लिए, वो नेकलेस जो था इट वॉज फेक, इट वॉज फोनी, इट वॉज आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल था और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जिस डायमंड नेकलेस को तुमने रिप्लेस करके मुझे असली और इतना कीमती डायमंड नेकलेस दिया, उसकी कीमत मुश्किल से 500 फ्रैंक्स थी। और इस तरह उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसने 10 इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ हर लाइफ और उसके क्लर्क हस्बैंड के 10 इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लाइफ इस तरह उस नकली डायमंड नेकलेस के पैसे चुकाने के लिए, उस कर्जे को चुकाने के लिए निकाल दिए। उससे लाइफ का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जिस तरह भगवान ने हमें पैदा किया है, द वे वी वर बॉर्न, दैट इज़ बेस्ट फॉर अस, बिकॉज God knows what is best for us. This is the moral of the story, the diamond necklace. This is the second chapter of class 12th, and all the questions and answers you will get there in the channel. And please do not forget to subscribe. You will get more things like that in coming days. Thank you.